जरा सोचिए, एक पूरे साम्राज्य का भविष्य एक 13 साल के लड़के के कंधों पर टिका है। इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक अकबर का शासनकाल कुछ ऐसे ही नाटकीय और मुश्किल हालातों में शुरू हुआ था। तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं उनके साम्राज्य के उदय की इस दिलचस्प कहानी को। साल था 1556। पिता हुमायूं की एक हादसे में अचानक मौत हो जाती है और हिंदुस्तान का सिंहासन आ जाता है अकबर के पास। और उम्र सिर्फ 13 साल। तो जाहिर है पहला सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक 13 साल का बच्चा इतने बड़े हिंदुस्तान पर राज कैसे कर सकता था। असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, जो हमें उस युवा बादशाह के सामने खड़ी मुश्किलों को समझने में मदद करेगा। तो इस चुनौती को समझने के लिए चलिए थोड़ा उस दौर में चलते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, लड़का बादशाह और उसका कांटों भरा सिंहासन। यहां हम देखेंगे कि अकबर को विरासत में मिला क्या था और सामने खतरा कितना बड़ा था। देखिए, सत्ता तक का ये सफर ना कोई आसान नहीं था। बहुत तेज और उथल-पुथल से भरा हुआ था। 1542 में अकबर का जन्म तब हुआ जब उनके पिता हुमायूं देश से बाहर थे। 1555 में हुमायूं बड़ी मुश्किल से दिल्ली वापस जीतते तो हैं, पर देखिए किस्मत, ठीक एक साल के अंदर जनवरी 1556 में उनकी मौत हो जाती है। और हालात इतने खराब थे कि सिर्फ एक महीने बाद फरवरी में पंजाब के कलानौर में अकबर की ताजपोशी कर दी जाती है, वो भी बड़ी जल्दबाजी में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल सत्ता की नींव उस वक्त कितनी कमजोर थी। और इस कमजोर नींव वाले सिंहासन के सामने एक चट्टान जैसा दुश्मन खड़ा था, हेमू। जरा फर्क देखिए, एक तरफ 13 साल का अकबर जिसे कोई तजुर्बा नहीं, और दूसरी तरफ हेमू, एक ऐसा योद्धा जो 22 लड़ाइयां जीत चुका था। दिल्ली और आगरा उसके कब्जे में थे और उसने विक्रमादित्य की उपाधि लेकर खुद को हिंदुस्तान का बादशाह भी घोषित कर दिया था। मतलब दांव पर सब कुछ लगा था। और इस सब कुछ का फैसला होना था 5 नवंबर 1556 को। जगह थी पानीपत। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, एक ऐसी जंग जो तय करने वाली थी कि हिंदुस्तान पर राज कौन करेगा। अकबर की फौज उसके संरक्षक की अगुवाई में हेमू के सामने थी। ये लड़ाई हिंदुस्तान का मुकद्दर लिखने वाली थी। तो पानीपत की जंग तो जीत ली गई, पर सवाल यह है कि इसे जीता किसने। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल किरदार की। तो चलिए अपने अगले हिस्से में चलते हैं, संरक्षक की छाया, मतलब बैरम खान की ताकत। ये वो शख्स था जिसने अकबर के सिंहासन को बचाया। पर यह रिश्ता पहले तो निर्भरता का था, लेकिन बाद में दुश्मनी में बदल गया। बैरम खान कोई मामूली सलाहकार नहीं थे। उन्हें वकील उस सल्तनत का खिताब मिला हुआ था, जिसका मतलब है संरक्षक और प्रधानमंत्री, साम्राज्य का सबसे ऊंचा पद। मतलब सारे फैसले असल में वही ले रहे थे। कहने को तो बादशाह अकबर थे, पर हुकूमत बैरम खान की चल रही थी। लेकिन वक्त बीतता गया, 4 साल गुजर गए। 1560 तक अकबर अब 18 साल के हो चुके थे और अब वो बच्चा नहीं रहे। वो अपने संरक्षक की परछाई से बाहर निकलना चाहते थे, अपनी हुकूमत अपने दम पर चलाना चाहते थे। और बस यहीं से दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। और फिर अकबर ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। उन्होंने बैरम खान के सामने 3 रास्ते रखे, जो कहने को तो विकल्प थे, पर असल में उनकी सारी ताकत छीनने का एक तरीका था। पहला, दरबार में एक मामूली सलाहकार बनकर रहें। दूसरा, दूर कालपी और चंदेरी की सूबेदारी ले लें। या फिर तीसरा, सब कुछ छोड़कर मक्का चले जाएं। बैरम खान ने तीसरा रास्ता चुना, मक्का जाने का। लेकिन सफर पूरा होता उससे पहले ही 1561 में गुजरात में उनकी हत्या कर दी गई। तो संरक्षक का चैप्टर तो क्लोज हो गया। लेकिन अब दरबार में एक पावर वैक्यूम था, सत्ता का केंद्र खाली था। सवाल था, इस खाली जगह को अब कौन भरेगा। और इसका जवाब अकबर के अपने घर के अंदर से ही मिलने वाला था। अब कहानी का अगला दौर शुरू होता है, पर्दे के पीछे की राजनीति का। कुछ इतिहासकार इसे पेटीकोट सरकार भी कहते हैं। ये अकबर के आजाद होने की लड़ाई का अगला पड़ाव था। एक ऐसा दौर जो महल की साजिशों से भरा था और जिसे चला रही थीं उनके घर की ही औरतें। ये दौर चला 1560 से 1562 तक। इसे हरम दल का दौर भी कहा जाता है। इस वक्त अकबर पर उनकी धाय मां महम अनगा और उनके परिवार का जबरदस्त असर था। मतलब पावर जो है वो बैरम खान के हाथ से निकलकर सीधे अकबर के हरम में पहुंच गई थी। अब इस नए पावर सेंटर की मुखिया थीं महम अनगा, अकबर की धाय मां, जो एक तरह से प्रधानमंत्री ही बन गई थीं। उनका एक बेटा था
आदम खान, जो बहुत महत्वाकांक्षी था, फिर उनकी बेटी जीजी अनगा और उनके पति शमसुद्दीन अतगा खान भी थे, जो खुद भी पावर चाहते थे। तो अब ये सत्ता की जंग एक तरह से फैमिली ड्रामा बन चुकी थी। तो अब सवाल ये था कि बैरम खान के जाने के बाद असली ताकत किसके पास थी? क्या महम अनगा के पास या दरबार में किसी और के पास? ये वो चिंगारी थी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। और ये चिंगारी आग में तब बदली जब 1561 में अकबर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने महम अंगा के खेमे से बाहर के आदमी अतगा खान को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। महम अंगा के परिवार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसका नतीजा 1562 में उनके बेटे आदम खान ने प्रधानमंत्री अतगा खान का कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये सीधे सीधे बादशाह अकबर के फैसले को चुनौती थी। अब अकबर के सब्र का बांध टूट चुका था और उनका जवाब इतना सख्त था कि इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने हुक्म दिया कि आदम खान को किले की दीवार से नीचे फेंक दिया जाए। एक बार नहीं, 2 बार, जब तक उसकी मौत ना हो जाए। ये महल की साजिशों का एक बहुत ही क्रूर अंत था और पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था कि अकबर अब कोई बच्चा नहीं रहा। अपने बेटे की ऐसी मौत का सदमा महम अनगा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और कुछ ही दिनों में उनकी भी मौत हो गई। और इसी के साथ 1562 के आखिर तक 20 साल का अकबर अपने संरक्षक और अपने पालक परिवार दोनों के असर से आज़ाद हो चुका था। अब वो सही मायनों में हिंदुस्तान का अकेला बादशाह था। तो अब जब अकबर हर तरह के बाहरी असर से आज़ाद हो चुके थे, तब जाकर असली सम्राट का उदय हुआ। चलिए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं, गड़ा हुआ सम्राट और एक साम्राज्य का निर्माण। अब हम उस अकबर को देखेंगे जो अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान का नक्शा बदलने निकल पड़ा। जैसे ही पूरी कमान हाथ में आई, अकबर ने एक के बाद एक विजय अभियान शुरू कर दिए जो दशकों तक चले। और ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देखिए, 1561 में मालवा, 1564 में गोंडवाना, जिससे सेंट्रल इंडिया पर कब्जा हुआ, 1568 में चित्तौड़ की घेराबंदी, राजपूतों को एक सख्त संदेश, 1572 में गुजरात की जीत से समंदर का रास्ता खुल गया और 1595 में कंधार जीतकर उत्तर पश्चिम की सरहदें भी महफूज कर लीं। इतनी बड़ी बड़ी जीतों और लड़ाइयों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प एक पर्सनल बात भी है। कहते हैं कि गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने अपनी जिंदगी में पहली बार समुंदर देखा था। और गुजरात की इसी यादगार जीत को हमेशा के लिए अमर करने के लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया विशाल बुलंद दरवाज़ा, जो आज भी उनकी ताकत और उनके इरादों की गवाही देता है। लेकिन इतनी सियासत, इतनी लड़ाइयों और खून खराबे के बीच भी कुछ रिश्ते ऐसे थे जो अकबर ने हमेशा निभाए, जैसे कि मारे गए प्रधानमंत्री अदगा खान के बेटे मिर्ज़ा अजीज़ कोका, जो अकबर के पालक भाई भी थे। अकबर ने उन्हें हमेशा अपने पास रखा और एक बार कहा था, मेरे और अजीज़ के बीच दूध की एक नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि रिश्तों की अहमियत उनके लिए क्या थी। तो आखिर में अकबर की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? एक 13 साल के बच्चे से एक महान सम्राट बनने का ये सफ़र हमें सत्ता, वफादारी और परिवार के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? क्या एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए करीबी रिश्तों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है? ये वो सवाल हैं जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।